यह अगर पुलिस चाह ले तो बहुत सारे मामलों में पुलिस त्वरित गति से न्याय कर देती है। इसलिए आप पुलिस को मूर्ख पुलिस चाहते हैं क्या? 8th क्लास तक तो ठीक है, आपने मीडियम रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बट 9th से बच्चे को सीरियस हो जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और 11th 12th में अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तो आप 50% अपना खो चुके होते हैं, अगर आपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाई अच्छे से सीरियसली नहीं की। उसकी वजह क्या है कि जैसी आपकी पुलिस वैसा आपका समाज, कि आपको दोबारा जन्म मिलता है। तो मैं हर बार पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। ये अच्छा सवाल है दिव्या। वेलकम टू द अनकुक समाज। और द अनकुक समाज की इस जर्नी में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जो बना है राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी फेमस भी हैं और साथ ही साथ फॉरेंसिक्स में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया ही है, उसके अलावा उन्होंने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा किया है। नन अदर देन IPS डॉक्टर GK गोस्वामी। और उनसे हम अंदर जाके मिलेंगे एंड आई एम वेरी नर्वस, क्योंकि उनके साथ इंटरेक्ट करना और एक IPS के साथ इंटरेक्ट करना थोड़ा अलग इन्वायरमेंट होता है। और ये पूरा आप देख सकते हैं एम्बियंस है UP-SIFS का। ये उनकी एकेडमिक बिल्डिंग है, हम आपको दिखाएंगे। उनका ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एक्चुअली आई एम सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उनकी। और एक एकेडमिक बिल्डिंग है जहाँ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं, और इधर ऑडिटोरियम है उनका। और वीडियो में आपको हम ग्लिम्स हम दिखाएंगे एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑडिटोरियम का। और अब हम अंदर चलेंगे और सर से मिलेंगे और सर का इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू। Welcome everyone. As I have already introduced something about sir, and we all know that sir is an IPS officer and also a founding director of Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science. And today we have sir with us. So I'd like to ask sir that आप सर हमें कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो हमने इंटरनेट पे सर्च करने के बाद हमें आपके बारे में पता ना चले, और कुछ खास चीज़ आपके बारे में सर। थैंक यू दिव्या फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस टॉक। ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि क्या चीज़ इंटरनेट पे है या क्या चीज़ नहीं है, लेकिन मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहूँगा कि बहुत बार बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं। तो मेरा जन्म मेरठ में एक गांव है अलीपुर, जो करीब 23 किलोमीटर है मेरठ जनपद से, मेरठ सिटी से। वहाँ मैं पैदा हुआ और गांव के परिवेश में पला बढ़ा मैं। मेरे फादर, हम वैसे किसान हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि किसानी मुझे बहुत अच्छी लगती है आज भी। मैं घर पे भी पूरा गाय रखना और जो सब्जी हो सकती हैं वो पैदा करना, और खेती मेरी अभी भी पसंद है। तो वहाँ पे मैं पला बढ़ा। फादर हमारे टीचर थे, मदर मेरी घरेलू माँ है। तो वहाँ उस परिवेश में पलने बढ़ने के बाद फिर मेरा पढ़ने में मैं अच्छा था, और अच्छी बात ये रही कि मैं जहाँ भी गया तो अच्छा पढ़ने की वजह से सभी का प्रेम स्नेह मिला, चाहे अध्यापक हों, मेरे गुरुजी हों, या परिवार के लोग, गांव के लोग, स्कूल में। तो एक अच्छा पढ़ने का जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है आपको, कि आप सबके प्यारे दुलारे हो जाते हैं, ये एक अच्छी बात होती है। तो उससे आपका मनोबल बढ़ता है। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत का फल तो आपको मिलता है, लेकिन उसका एक एडिशनल फल ये भी मिलता है कि सब लोग आपको एक स्नेह की दृष्टि से और सम्मान की भी दृष्टि से देखते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। उसके बाद मैं मेरठ चला गया पढ़ाई के लिए, और मेरठ में पहली बार गया तो मैं, और भी उसके पीछे में भी कुछ कहानी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई। लेकिन उसके बाद फिर हम जब पढ़ते थे तो ईरान के 2 लोग हमारे हॉस्टल में थे, प्राइवेट हॉस्टल था वो, त्यागी हॉस्टल मेरठ में। वहाँ वो PhD कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि JNU में इसके लिए PhD के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तब तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा JNU के बारे में या ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी, और तब तक सिविल सर्विस की भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं तो वैज्ञानिक बनना चाहता था। तो उसी के चलते हुए फिर मैंने वो फॉर्म भर दिए। इसी बीच में जब हमने एग्ज़ाम दिया तो गेट मेरा क्लियर हो गया था MSc करते टाइम में ही। तो मुझे IIT में भी मुझे जाने का मौका था, पर लेकिन मुझे सब लोगों ने सलाह दिया कि नहीं, आप JNU जाइए। तो JNU में चला गया, वहाँ सिविल सर्विस का बुखार चढ़ गया। उसी बीच में एक थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे फिर पढ़ाई छोड़ कर लगभग 2.5 से 3 साल घर रहना पड़ा। और वो मेरा पूरा ऐसा पीरियड था कि जिसमें मैं कुछ नहीं कर पाया पढ़ाई के लिए। लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि चूँकि मेरा डाइवर्जन हो चुका था तब तक मेंटली, तो मैंने फिर स्टेट PCS दिया, और उन दिनों प्रीलिम
तभी हुआ था। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी, जैसे मैं कहता हूँ कि अभी भी मैं केमिस्ट्री को मुझसे जिधर से पूछोगे तो मैं आज भी मुझे वो सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। हालांकि अब तो सब्जेक्ट सारे ऐसे हो गए कि मुझे यही पता नहीं है कि मुझे क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन केमिस्ट्री आज भी मेरा बेसिक सब्जेक्ट है। तो उसमें मुझे प्रीलिम में क्वालिफाई करने में आसानी हुई और मैं फिर स्टेट में PCS हो गया। उसी बीच में फिर तब तक थोड़ी और जानकारी हो गई थी, तो मैं फिर सिविल सर्विस दिया और मैं फिर इस सर्विस में आया। सर एक चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं कि जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्स की, तो एक वो आम आदमी होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की, फिर आप अचानक से IPS बन जाते हो, एग्ज़ाम जब क्रैक हो जाता है, तो आपके भी लाइफ में चेंजेस आए होंगे। तो क्या दोस्तों का नेचर और जो आपके रिलेटिव्स होंगे वो चेंजेस, आपने बिहेवियरल चेंजेस आपको महसूस? नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए कोई भी, मैं अभी यहाँ भी जो हमारा UPSF है, अभी मैं बच्चों को कहता हूँ कि देखिए सारी दुनिया जो है ना आपको आपकी पोजीशन से देखती है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन की बात अलग है, बाकी पूरे समाज में जो है आप किस पोजीशन पे हैं बहुत कुछ आपका वो डिसाइड करता है। तो इसलिए आप क्यों ना एक बेहतर पोजीशन को अगर आप पा सकते हैं तो उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए सभी को। वही मोटिवेशनल, तो वो मोटिवेशन होता है। और उससे ये भी है कि और एक चीज़ और भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं, और मैं अक्सर बच्चों के लिए बोलता हूँ कि 8th क्लास तक तो ठीक है आपने मीडियम रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बट 9th से बच्चे को सीरियस हो जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और 11th 12th में अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तो आप 50% अपना खो चुके होते हैं, अगर आपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाई अच्छे से सीरियसली नहीं की। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि वो फाउंडेशन होती है आपको। आप ग्रेजुएशन किस विषय में जाएंगे, किस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो वो बहुत क्रिटिकल है, वो आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो ब्रिज एरिया है अगर बच्चे की करियर में, वो 11th 12th है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और फिर जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं, ग्रेजुएशन वो आपका ऐसा है कि जिसमें आप लीप लेते हैं, एक आप उभार लेते हैं, ठीक है। जैसे जितना आप जब आप कूदते हैं लंबी कूद, तो जितना आप जो पेडेस्टल है जितना उस पर जंप मिलेगा आपको, उतनी लंबी आपकी छलांग होगी। तो उस चीज़ को आपको बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। ग्रेजुएशन को आपको, ग्रेजुएशन में जब आप गए हैं तो अब आपको कुछ ना कुछ अपने मन में ये बना लेना चाहिए कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ। हालांकि बाद में भी लोग बदलते हैं, मैंने भी बदला ग्रेजुएशन के बाद अपना मूड, लेकिन तब तक आप कम से कम कोई एक लक्ष्य को जरूर निर्धारित करिए। और उसको पाने के लिए जो एक हमारी माइथोलॉजी में है अर्जुन की आँख की तरह, फिर आपको उसकी तरीके से काम करना होगा। सर जैसे कि अभी आप यूपी का सबसे बड़ा फॉरेंसिक का इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इसके फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। और आप इससे पहले पुलिसिंग डिपार्टमेंट में थे और अब एकेडमिक्स के डिपार्टमेंट में। एकेडमिक्स और पुलिसिंग के नेचर को आपने कितना अंतर देखा है और इससे आपने क्या सीखा है? ये अच्छा सवाल है दिव्या, और अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। एक तो दुर्भाग्य समाज का ये है, मुझे ताज्जुब होता है सोच करके, देख करके भी, कि लोग कई बार कहते हैं कि अरे आप सब पुलिस में हैं और आप इतना पढ़ते लिखते हैं। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या आप पुलिस को मूर्ख पुलिस चाहते हैं क्या? तो पुलिस पढ़ी लिखी नहीं होना तो ये गलत बात है। तो अगर पुलिस में ये कल्चर डेवलप हो रही है कि लोग पढ़ लिख रहे हैं या और हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ सभ्य समाज को बनाने का एक अच्छा पहलू है। और पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी प्रशासनिक सेवा में केवल पुलिस ही नहीं है, चूँकि वो जनता की जीवन से जुड़े हुए हैं। एक पुलिस का थाना या एक पुलिस का कांस्टेबल हमारे पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चूँकि वो हमारे जान माल की सुरक्षा करता है। हम कितने ही बड़े काम कर रहे हों, लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम अपना बेहतर नहीं दे सकते। तो हर आदमी की समाज में भूमिका है। पुलिस की भूमिका एक डॉक्टर के रूप में है, वो एक सामाजिक चिकित्सक है, ठीक है। जैसे शरीर में बीमारी होती हैं, हमें चिकित्सक के पास जाना होता है, तो समाज की जो बीमारियां हैं, चोरी है, लूट है, महिलाओं के साथ अत्याचार हैं, ये सामाजिक बीमारियां हैं जिसको दूर करने में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस जितनी सशक्त होगी, और सशक्त केवल लाठी डंडे से नहीं होनी चाहिए, पुलिस सशक्त होनी चाहिए मानसिक रूप से। और जब आप मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं तो आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है, और जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप अपने दायित्वों को बेहतर निर्वहन करेंगे। जब आप दायित्वों का निर्वहन बेहतर करेंगे तो आप समाज को कुछ ना कुछ अच्छा देंगे। और अगर पुलिस का रोल, पुलिस में अगर हम एक बेहतर पुलिसिंग की तरफ अगर व्यवस्था को ले जाते हैं तो ये एक अच्छे समाज का दर्पण है। जैसी पुलिस होगी वैसा ही समाज होगा। जैसे कहा जाता है ना कि जैसा शहर का ट्रैफिक
वैसा ही शहर की आबो हवा, शहर के ट्रैफिक को देख कर आप बता सकते हो। तो मेरा मानना ये है पुलिस के रूप में दिव्या कि जैसी आपकी पुलिस वैसा आपका समाज। अब इससे आप अध्ययन को जोड़ सकते हैं। यस सर, जैसे कि मैं तो आपके साथ काम कर रही थी, उनसे मैंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे आया और उसके नेक्स्ट डे हम लोग सब थक गए थे, वी ऑल वांट दैट ब्रेक, बट आप उसके नेक्स्ट डे लेक्चर देने गए थे सर वाराणसी। और सर उसी तरीके से आपके प्रोफाइल में भी दिखता है कि जैसे आईपीएस क्रैक किया आपने तो उसके बाद भी आपने रेस्ट नहीं लिया, यू आर लाइक कंटिन्यू रीडिंग्स एंड पढ़ाई भी आपने कंटिन्यू की। तो सर लोग थक जाते हैं और फिर वो रेस्ट और एंजॉयमेंट ढूंढते हैं। आप ये बताओ दिव्या, कभी घड़ी की क्लॉक कभी रुकती है क्या? नहीं। समय कभी रुकता है क्या? नहीं। समय हमारा सबसे कीमती वस्तु है किसी भी के लिए भी। तो अगर जो व्यक्ति समय को खो रहा है, मेरे ख्याल से वो समय का कुछ नहीं बिगड़ता। समय तो कालबद्ध है, उसको तो बढ़ते जाना है। अगर हम समय से पीछे रह गए तो ये तो लॉस हमारा है ना। मैं चूंकि बनारस की जो बात आप कह रही हैं, बनारस में मैं पहले कमिट कर चुका था, ठीक है, और थका मैं बाद में था। तो मैं उस कमिटमेंट को कैसे ख़त्म करता? तो मैं फिर उस दिन 4 बजे उठा, 5 बजे हम लोग सब गए और मैं 9:30 बजे था, 10 बजे से हमारी मीटिंग होनी थी, मतलब कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, मुझे उसमें बोलना था। तो ये चीज़ें जो है, देखिए आपको कभी थकान नहीं होगी अगर आप अपने कमिटमेंट के प्रति सजग हैं, अगर आप कमिटमेंट के प्रति जागरूक हैं, तो फिर आपको कोई थकान नहीं होगी। थकान तब होती है जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है। जब आप, अगर मैं ये सोचता उस दिन कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो आपको थकान हो जाती। मेरे दिमाग में सेकंड ऑप्शन ही नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाना ही है, इसलिए मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि मुझे नहीं जाना है। तो थकान जैसी तो कोई बात ही नहीं आनी थी। यस सर। सर इतने बिजी शेड्यूल में एंटरटेनमेंट के लिए आप लाइक समय कैसे निकालते हैं और आप किस चीज़ को परस्यू करते हैं? म्यूजिक, देखो ऐसा है दिव्या कि मेरे लिए तो अब आज के समय में, और ये आज ही नहीं, पिछले कई सालों से, करीब करीब अब तो लगभग मान के चलिए कि करीब करीब 2 दशक होने वाले हैं। तो अब तो परिवार के लोग भी मुझे ये मानने लगे कि कहना भी बेकार है। तो उनसे कोई बहुत अपेक्षा इतनी नहीं रहती कि घर के काम या कुछ मैं देखूँ। वाइफ मेरी नौकरी में है, तो सब बच्चे भी अब पढ़ लिख गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं या पढ़ाई और कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर कोई ऐसी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप समाज के प्रति या जो शिक्षा है, जो आपने कहा ना कि पुलिस, तो मेरा मानना यह है कि पुलिस का दायित्व, मैंने जो ईश्वर ने मुझे जो ये कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी दी पुलिस को, मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि अगर माइथोलॉजी में ये परंपरा हो या ये व्यवस्था हो कि आपको दोबारा जन्म मिलता है, तो मैं हर बार पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, उसका कारण है, कारण बड़ा स्पष्ट है। मैं ये मानता हूँ कि समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है न्याय। हर व्यक्ति किस बलिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है कि उसके साथ अन्याय ना हो जाए। तो अगर किसी समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो वो है न्याय, ठीक, और न्याय को दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की है। और पुलिस के 2 पहलू सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पुलिस त्वरित न्याय दिलाती है, इंस्टेंट जस्टिस और पेनीलेस जस्टिस। तो पुलिस के 2 रोल में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ समाज में, न्याय दिलाना। और न्याय दिलाना कैसे? बिना किसी पैसे दिए हुए और बिना समय गंवाए हुए। आपको वैसे न्याय देना है तो कोर्ट में जाएंगे तो आप एप्लीकेशन दीजिए, वकील साहब को करिए, फिर डेट मिलेगी, फिर पता नहीं कितना समय लगेगा। यह अगर पुलिस चाह ले तो बहुत सारे मामलों में पुलिस त्वरित गति से न्याय कर देती है। इसलिए पुलिस मुझे बहुत अच्छी लगती है। पुलिस इंस्टेंट जस्टिस देती है, आपके दर्द को दूर कर देती है। तो सर मतलब म्यूजिक सुनते हैं आप? हाँ, म्यूजिक सुनता हूँ मैं। ओके। एंड सर जैसे आपने न्याय की बात की, तो न्याय के लिए पुलिस और पुलिस के लिए लाइक अगर फॉरेंसिक की बात करूँ तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ से सच्चाई का बिल्कुल पता चलता है। और सर हमारे इंडिया में एक डोमेन है कि एजुकेशन में 12th के बाद बायो, इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर नहीं तो गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी, ऐसे में फॉरेंसिक जो है एक नया उभरता हुआ डोमेन है, तो इसको लेके आप क्या? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया दिव्या। ये बात सही है कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो हमारी सोच थी और आज भी काफ़ी हद तक है, हमारे माता पिता या अब हमारी अगली जनरेशन जो आती है, तो हम माता पिता के रूप में हम अक्सर बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आईआईटी में जाएं, वो डॉक्टर बने या वो सीए बने, ठीक है, या वो आर्मी में जाएं, गवर्नमेंट जॉब पाएँ, ये हमारी अपेक्षा रहती है। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों में और ख़ास करके अभी पिछले साल जो नए कानून आए हैं उसमें जो इस तरीके से फोरेंसिक साइंस को जो अनिवार्यता दी गई है,
हमारे अपराध के विवेचना करने में। तो मैं समझता हूँ कि फोरेंसिक विज्ञान जो है वो एक उभरता हुआ विषय है, एक उभरती हुई साइंस है। और एक बात मैं और दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमें फोरेंसिक साइंस को केवल और केवल कोर्ट रूम तक या केवल जो साक्ष्य हैं उसके तक सीमित नहीं रखना चाहिए। फोरेंसिक साइंस का मतलब है तथ्यों के पीछे की सच्चाई जानना। और आप ये बताइए कि हमें कौन सा ऐसा निर्णय लेते हैं हम जिसमें सच्चाई की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए फोरेंसिक जो है वो मानसिकता है, इट इज ए माइंड सेट। फोरेंसिक चीज क्या है, फोरेंसिक माइंड सेट क्या है कि आप तथ्यों की गहराई तक जाएं, वैज्ञानिक ढंग से उसमें सच्चाई क्या है उसकी पहचान करें। अब वो पहचान करने के लिए हो सकता है आप डीएनए का प्रयोग कर रहे हो सकता है आप फिंगरप्रिंट का प्रयोग कर रहे हो सकता है आप उसकी डिजिटल के जो एविडेंस है उनको देख रहे हो। जैसे वो नहीं है एक जो सोलोमन जस्टिस की कहानी है कि एक राजा थे सोलोमन, उनके दरबार में दो महिलाएं एक बच्चे को के लिए झगड़ती हुई आई कि मैं इसकी माँ हूँ, दूसरे ने कहा मैं माँ हूँ। अब उसमें तो बड़ा मुश्किल था ये बता पाना। तो राजा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपने जो भी उनके कारिंदे थे उनको कहा कि भाई एक तलवार लेकर आओ, मैं इस बच्चे के 2 हिस्से करूँगा। जब उन्होंने एक नाटक किया उसको उठाया के तलवार चलाने का, तो एक महिला चिल्लाई, उन्होंने कहा नहीं इसको बच्चे को मत मारो। तो उन्होंने कहा कि ये ही माँ है। तो यहाँ कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई डीएनए नहीं था, ये वैज्ञानिक सोच है, ठीक है। तो फोरेंसिक साइंस जो है वो आपकी सोच में वैज्ञानिकता लाती है। इसलिए जो अब समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए चूँकि जो अब साइबर का युग है, ठीक, हमारे पास कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो गांव में रह रहे हैं या कहीं शहर में, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, आजकल आपने डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, तो इससे हर आदमी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ऐसे समय में फोरेंसिक का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फोरेंसिक वाले जो बच्चे हैं वो अक्सर चिंतित रहते हैं कि हमें जॉब की, अगर आप में हुनर है, आप में अपने विषय की के प्रति आपकी समझ है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो आपको अभी आने वाला जो टाइम है उसमें साइबर इंश्योरेंस का दौर बढ़ेगा। साइबर एज ए सर्विस, फोरेंसिक एज ए सर्विस, ये बढ़नी है अभी आने वाले टाइम में। अब आपको डीएनए ऐसे नहीं होगा कि आपको लैब में जाइए, लैब बनाइए। अब आपको, आप जैसे ऊबर है, आप कार मत खरीदिए, आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सर्विस लेनी है तो उस सर्विस को जो है आप गाड़ी कर लीजिए, आपके ऐप पड़ा हुआ है, आपको 200 रुपया 500 रुपया जो भी है दीजिए, आराम से आपको जैसी गाड़ी चाहिए वैसी ले लीजिए। तो फोरेंसिक भी इसी तरीके से सर्विस के रूप में होने वाली है। आने वाला टाइम जो है फोरेंसिक ऑडिटर बनेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में साइबर ऑडिटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ों की और ऑडिटिंग होगी। तो फ्यूचर का इसका बहुत तो बड़ा इसका फ्यूचर का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है। इसलिए इस फील्ड में, और हम जो इस इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, आप देखती हैं हमेशा यहाँ पे हम फोरेंसिक साइंस, लॉ, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको मर्ज कर रहे हैं। क्योंकि अब ये टाइम जो है ये फ्यूजन का टाइम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगर हम सोचें कि हम, अब तो हिस्ट्री में भी आपको एआई से बहुत सारी मदद मिलती है, ज्योग्राफी में मदद मिलती है, साइंस है पूरी ज्योग्राफी भी। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमने तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ बच्चों से भी और बड़ों से भी कि आप ये मत घबराइए कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मैं तो साइंस का स्टूडेंट या नहीं रहा हूँ या रही हूँ, तो मैं कैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानूँ। ऐसा कोई नहीं है। आपको अगर हार्डवेयर बनाना है तो हो सकता है इंजीनियर, लेकिन आप उसकी एप्लीकेशन के लिए आपको इस सब की ज़रूरत नहीं है। केवल आप ये ठानिए कि मुझे जानना है, सीखना है। जब सीखने की ललक होगी, जब आपके अंदर वो अंदर से आग होगी जानने के लिए, तो रास्ता अपने आप बनेगा। सर, एंटरप्रेन्योरशिप और अभी जैसे न्यू जनरेशन जो है वो अपना खुद का स्टार्टअप वगैरह करना चाहती है, तो इस चीज़ को आप कितना प्रमोट करते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं समझता हूँ कि जब हम स्टूडेंट थे, अब से लगभग 30 साल पहले, तब ये इतने ना स्टार्टअप जैसी कोई चीज़ें थी, ना कोई और इस तरीके का प्रमोशंस थे गवर्नमेंट के द्वारा, या इंटरनेट नहीं थे, तो बहुत सारी लिमिटेशंस थे। लेकिन जो आज का जो दौर है, अब हम 21वीं शताब्दी का एक क्वार्टर जी चुके हैं ना, अब हम 2025 के अंदर हैं, ठीक है ना। तो अब जो स्टार्टअप अपना काम करना बहुत चैलेंजिंग है हमेशा, लेकिन उसके एवेन्यूज बढ़े हैं, आपको प्रमोशंस मिलते हैं उसको करने के लिए, आपके पास में नेटवर्किंग है अच्छी, आपको इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं अगर आपका प्लान अच्छा है। और आपने देखा है कि एक से एक यंग बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और वो अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको उदाहरण के तौर पे जैसे फोरेंसिक को लें,
अगर बच्चे को कहना है कि हमें इंटरप्रेन्योर बनना है, जैसे मैं भी अक्सर बोलता हूँ कि आप इंटरप्रेन्योर बनिए, Yes, sir. नौकरी के लिए क्यों हमेशा, नौकरी भी करिए, कोई बुराई नहीं है, बट हमेशा उसी के लिए क्यों आप अपने आप को सोचते हैं, उससे आगे की भी सोचिए। तो आप उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप इंश्योरेंस कंपनियाँ देखिए, बैंकिंग देखिए, बहुत सारे और सेक्टर्स हैं ऐसे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट के डिस्प्यूट बहुत होते हैं कि लोन लिया नहीं लिया। आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट के बहुत सारे क्लेम फर्जी होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं, सिग्नेचर हैं, इनके चेक करने के लिए वो सारे के सारे फोरेंसिक जो सरकारी लैब हैं उनमें थोड़ी वो लेते हैं, कभी नहीं लेते, उनके पास तो अपना ही काम बहुत है। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है। इसी तरीके से जो फोरेंसिक ऑडिटर है वो बहुत ज़्यादा, अभी मेरा कहना है कि फोरेंसिक ऑडिटर तो एक लिमिटेड दायरे तक है, उससे आगे की स्टेज पे जाइए जो फाइनेंशियल फोरेंसिक्स पे, तो बहुत सारा आयाम आपको प्राइवेट सेक्टर में है और बहुत लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको वो केवल हाइपोथेटिकल है। जिन लोगों ने अपने अंदर ये ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो वो करके दिखा रहे हैं। तो ये इन अच्छे उदाहरणों को अगर हम पेश करें तो निश्चित रूप से जो अगली जनरेशन है वो और अच्छा करेगी। सर ये बहुत ही मतलब आपका फॉरेंसिक को लेकर इतना इंथुजियाज्म है कि ये यूपी सिप्स के लिए बहुत अच्छा है कि बहुत आगे लेके जाएगा उसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू विथ यू एंड आई एम लाइक नर्वस अभी भी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। नहीं तुम बिल्कुल हमारे तो बच्चे की तरह हो और ठीक, थैंक यू सो मच। ओके।